दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम साथ हैं आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए। और हम और आप लोग मिल करके एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और नई कामयाबी को हासिल करेंगे। और उम्मीद करते हैं इस साल इस वैकेंसी में आपकी जॉब लग जाएगी, एक सीट आप पक्की कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पार्ट नंबर 41 के। इससे पहले हम 40 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी वाली, तो वहां पर क्लिक करके बाकी सारे पार्ट्स भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। देखो दोस्तों हमने इसके पहले 5 तक के क्वेश्चंस करे थे, आज 6 से हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह सदस्य नहीं है? तो ये श्रीलंका नहीं है दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी आप याद रखना है ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। ये तो हालांकि क्वेश्चन छोड़ ही दो क्योंकि ये करंट अफेयर का है। देखो 2020 का पूछा था। अब यहाँ से आपको आइडिया ये लग जाना चाहिए कि पेपर मैंने कब बताया था आपको, पेपर हुआ था 2021 में हुआ था और ये 2020 लास्ट का करंट अफेयर है। इसका मतलब यहाँ से आपको ये देखना है कि लास्ट के 8 महीने का करंट अफेयर तो आपको लेकर चलना ही चलना है। तो जिस भी महीने में आप एग्जाम दे रहे हो उसके पीछे के 8 महीने तक का करंट अफेयर आपको रेडी होना चाहिए अगर आप अच्छा खासा स्कोर गेन करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई फार्मूला नहीं लगाना होता, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा लगता है जब करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, आप खुद ही आजमा सकते हैं। तो मैंने भी पेपर दिया है तो मैं भी देखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। यदि माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक अपान पी है तो पी का मान क्या होगा? तो देखो दोस्तों ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 माध्य, ये फार्मूला होता है 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, जो भी माध्यिका दी होती है, और माइनस का बहुलक दिया होता है। ठीक है, इसको सही रूप में अगर हम करते हैं तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य आता है, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ये माध्यिका है। मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन से ही लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप तो है नहीं। 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ठीक है, ये फार्मूला है। देखो इसको कितना तोड़ के बनाया था। तो आप बताओ कि माध्य की जगह में क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था 2। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ये फार्मूला आप याद कर लो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इससे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 10 सेबों के नमूनों में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। अब औसत भार का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक का रहा होगा 100, किसी दूसरे का 104, किसी दूसरे का रहा होगा 108, ऐसे करके, तो सबका कम ज्यादा न मिला करके बराबर बराबर कर दिया जाए अगर सबका, तो 104 ग्राम के सेब बनते हैं। कितने? 10 सेब। समझ गए? तो 104 जो है इनका औसत भार है। बाद में पता चला, यानी कि ज्ञात हुआ कि कांटे ने, यानी कि जिससे हम तौल रहे थे उस तराजू से, उसने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। दोस्तों उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? तो आप ध्यान से देखो, हर एक सेब का 20-20 ग्राम कम रहा होगा। इसका मतलब हमारा औसत भी 20-20 ग्राम कम हो गया होगा सारे सेब से। तो जब सारे सेब से इतना इतना कम हो रहा है तो औसत भी 20 कम हो गया होगा। तो अभी 104 बता रहा है और 20 और बताना चाहिए था उसको, जो कि नहीं बताया। तो सही क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। उत्तर नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन नामक शुरू किया था, जो कि फेमस भी हुआ काफी। तो ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने। अब देखो इसको घुमाकर क्या बोल सकता है कि अखबार के प्रकाशनकर्ता कौन है और उसका नाम दे देगा, या ये कह देगा जैसे इसमें पूछ लिया है महात्मा गांधी ने अखबार कौन शुरू किया, या अखबार का नाम देकर पूछ लेगा इसको किसने शुरू किया। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आपको वैसे ही मुड़ जाना है, ऐसी तैयारी करना है। ठीक है, धुआं धुआं कर देना है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित, संकेंद्रित का मतलब होता है एक ही केंद्र उनका, वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। देखो ऐसा है, दूसरा वाला ऐसा है। ठीक है,
ऐसा करके देख रखा है। अब क्या करना है, इसमें बताना है यहाँ से यहाँ मान लो कि इसकी छोटी वाली जो त्रिज्या है वो है 7 और 7 है, और ये बड़ी वाली जो है ये है 14। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे होंगे ना इधर वाला, ये वाला, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, ऐसे कर लो, ये वाला, ठीक है, ये जितना एरिया है इसका एरिया हमें बताना है कितना होगा। तो वृत्त ही तो है, तो आप देखो क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास पाई हो जाएगा, अगर हम इसको बड़े वाले को आर मान लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले को छोटा आर, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप? अब यहाँ से सॉल्व कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ अगर आप कहें तो, ठीक है, इसको हटा करके मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा। चलो अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। 22/7 गुणे में आर, आर का मतलब 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा तो 196 होता है, माइनस आर 7 का स्क्वायर होता है 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, तो 22/7 गुणे में, अब देखो इसको आप घटाओ तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8 में 4 गया तो 4 और 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 21, तो 21 गुणे में 22, तो ये हो जाएगा 21 गुणे का 22, तो 21 गुणे 22 जब आप करेंगे तो 462 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कई सारे शिफ्ट में करवाया है, तो ये मुझे याद है कि ये क्वेश्चन आया था, लेकिन डिजिट चेंज थी, बाकी फॉर्मेट ये सब कुछ वही था, डिजिट केवल अलग थी, सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो है वो 51m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो m का मान क्या होगा। आप थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाओ, आप ये देखो 51 85 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये लिखा है 51, ये लिखा है 85। अब इसको हम लिख सकते हैं 17 × और इसको लिख सकते हैं 17 × 85। अब आप देखो दोनों में से कॉमन क्या है, वही हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 और 17, तो बस 17 महत्तम समापवर्तक हो गया। अब आप कहेंगे फिर इसका क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, जहां पर लिखा है ये लिखा है पूरा आप लिख दो, 51m माइनस का 85 बराबर में महत्तम समापवर्तक कितना है 17, बस आंसर आ जाएगा। 51m ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 × 85, 17 छंका 102 हो जाएगा, ये 102 लिखा है। m की वैल्यू हो जाएगी 102 बटे में 51, तो ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि √2 और √3 का गुणनफल होता है, ये हो जाएगा अपरिमेय। क्यों? क्योंकि देखो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या हमेशा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है? नहीं, अगर सेम संख्याएं अपरिमेय हैं, जैसे मान लो √3 इंटू में √3 कराएंगे तो ये अब की बार 3 हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या समझ में आया कि अगर अपरिमेय संख्याएं दोनों बराबर हो, यानी कि पहले वाली और दूसरी वाली जिनका गुणा करा रहे हैं, तो दोनों ही संख्याएं अगर एक ही हों, सेम, तो उनका गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। समझ गए? अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है कब, जब दोनों सेम हो, दोनों अलग अलग होंगी जैसे 2 और 3, तो वो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों एनी बेसेंट, और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद होगा एक बार 2016 में जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था, तब भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आप कहेंगे इतना आपको कैसे याद है? तो इतना इसलिए याद है दोस्तों क्योंकि मैंने बहुत सारे सेट लगाए भी हुए हैं, और वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ऑलरेडी समझ में आ ही जाता है। ठीक है, तो एक दो बार ये मिला भी है मुझको। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, ये बताना है। तो देखो 8 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, तो पहली क्या होती है विषम संख्या? 1 3 5 और हो जाएगा 7 9 11 और ये हो जाएगा 13, फिर ये 15। कितने हुए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब देखो लगातार मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, और माध्य अगर कहीं पर ज्ञात करने के लिए आ जाए और लगातार संख्याएं हों, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी कि 1 + 15 बटे में 2 कर दो,
आंसर आ जाएगा, यानी कि 16/2 बराबर 8 आ जाएगा। बस सही उत्तर हो गया। बाकी सारी जोड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 कर दिया करो, हमेशा माध्य सेम आएगा। कब आएगा? जब लगातार संख्या दी गई हो। अब आप कहेंगे क्या 1 से शुरू होना चाहिए तभी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 21 से शुरू हो या 22 से शुरू हो, लेकिन लगातार संख्याएं होनी चाहिए, बीच में कोई गैप ना हो संख्या का, ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नीचे कुछ कथन और उनसे संबंधित कोड एक विशिष्ट भाषा में दिए गए हैं। तो देखो, याद होगा जिसने पिछला वाला पार्ट देखा होगा, उसमें भी जो दिया था ठीक वैसे ही दिया है। इसमें कह रहा है विकल्पों में से नीचे कथन का कोड क्या होगा, ये बताना था हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, यानी कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कैट और कैट कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है? टी और टी, ठीक है। तो यानी कि कैट को हम क्या लिखते हैं? कैट को लिखते हैं यहाँ पर टी। समझ गए आप? अब देखो यहाँ पर कैट कहाँ लिखा है? दूसरे नंबर पे लिखा है, तो दूसरा लेटर कौन सा होगा? टी और टी। तो ये तो फिक्स हो गया कि जिसमें सेकंड नंबर पे टी आ रहा है उनमें से कोई एक सही होगा। तो ये तो कट गया है पहले ही, क्योंकि इसमें दूसरे नंबर पे जेड आ रहा है, टी नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब देखो दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है, तो ब्लू और ब्लू आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? जेड और जेड। यहाँ से फिक्स हो गया कि ब्लू का मतलब हो गया हमारे पास जेड। आप देखो यहाँ पर ब्लू कहाँ लिखा है? स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में दोस्तों उसमें जेड आएगा, ये फिक्स हो गया, यानी कि स्टार्टिंग में जेड आएगा, दूसरे नंबर पे टी आएगा। जहां दो बचेगा वो देखेंगे। तो देखो जेड टी, बाकी किसी में जेड टी नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अब पूरा आपको टाइम बचा लेना है। क्यों? क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया है जेट्टी आएगा और किसी ऑप्शन में जेट्टी नहीं है, केवल पहले पे ही दिया है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरा बताऊंगा, आप यहीं से करके आगे बढ़ जाना जब पेपर में होना, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद हमें बताना है इस वाला, जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें और इसमें दोनों में इस दिया है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिया है? एम और एम दिया है। अब आप में से डाउट हो रहा होगा कि सर ब्लू ब्लू कॉमन है, इज कॉमन है, तो आपको कैसे पता कि जेड का मतलब ये है और इसका मतलब ये है? तो आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड लास्ट में था, यहाँ पर पहले था, यानी कि इसका लास्ट ब्लू है, इसका पहला ब्लू है, तो यहाँ से हमने देख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे एम है, दूसरे नंबर पे एम है, यहाँ पर दूसरे में इज और इज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया है यहाँ पर एम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसका मतलब हो गया यहाँ पर एम। अब आगे देखो, क्लाउड एक बचेगा तो क्लाउड हो जाएगा। तो देख लो, इसमें देख लो, ब्लू का मतलब हमारे पास है जेड और इसका मतलब एम है, और एक बचेगा क्या? एस, एस का मतलब क्लाउड हो जाएगा, लास्ट में क्लाउड, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। जब कभी कुछ वर्ड आ जाए, आपको याद रखना है, कुछ घास हरा है, कुछ घोड़े गधे हैं, और कुछ ऐसे करके दिया जाए, तो हमेशा याद रखना कि आपको दो सर्कल बनाना है। एक सर्कल ये बनाओ आप, एक सर्कल ये बनाओ। इसी टाइप से आपको सर्कल बनाना है, एक दूसरे के अंदर घुसे होने चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कुछ घास, तो घास को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जी एच लिख देता हूँ, ये हो जाएगा जी एच। कुछ घास क्या है? हरी है, तो हरी को मैं एच लिख देता हूँ। अब कह रहा है समस्त हरा, समस्त का मतलब सभी, और जब कभी सभी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि जिसके साथ सभी लगा है वो अंदर आ जाएगा किसी एक गोले के। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं अंदर कर लेता हूँ पूरे गोले के, ये हो जाएगा, ठीक है। सभी हरा क्या है? लाल है, तो लाल को मैं एल लिखूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, कौन सा सही है? तो क्या देखो, कुछ हरा घास है, तो कुछ हरा हरा घास है, ये बात मान सकते हैं भाई, कुछ घास हरा है। अगला कह रहे समस्त लाल हरा है, तो समस्त लाल वाला हरा है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि समस्त हरा लाल है, जबकि समस्त लाल हरा नहीं है। समस्त का मतलब एल एच की जगह में होता और एच एल की जगह में, तो ये सही हो जाता, तो ये तो सही है भाई। तीसरा देखो, कुछ घास लाल और हरा है, तो ये है घास, कुछ हरे में आता है और कुछ लाल में आता है, ये भी सही है। कुछ घास लाल है, तो कुछ घास क्या है? लाल है, ये बात सही है, ये भी सही। तो हमें गलत वाला बताना था, तो ऑप्शन हमारा दूसरा वाला गलत निकला, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये हैं दोस्तों चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन चौथा, ये बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, इनका नाम याद कर लो आप,
चार्ल्स डार्विन। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो एलपीजी जो एक योजना है एलपीजी सिलेंडर देने वाली, उसको उज्ज्वला के नाम से जानते हैं। और ये आप याद रखना, भले ही आप सोच रहे हो 2021 में 22 में पूछा गया था एनटीपीसी में, लेकिन 24 में भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये योजना अभी तक कंटिन्यू है और प्रधानमंत्री भी वही हैं सेम, इसलिए ऐसी योजनाएं पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऐसी पुस्तकें जो एक प्रसिद्ध लीडर लिखा करते हैं उनको जरूर याद रखा करिए। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखो ये 2020 का है, अब 2024 के हिसाब से आप याद रख लेना। ठीक है, मेरे पास डेटा नहीं है वरना मैं बता भी देता। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है कि 2024 में पद्म विभूषण किसे मिला है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन बताना, हम उसको पिन कर देंगे तो आप सबको जवाब भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताना है। अब आप कहेंगे तृतीय अनुपात क्या होता है? तो एक काम करो, आप पहला लिख लो 16, फिर अगला लिखो इसको 40 और अगला लिखो इसको C या X लिख लो, कोई बात नहीं X लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला हमेशा होता है कि अगर हम इसको A मानेंगे और इसको मानेंगे B और इसको मानेंगे C, तो फार्मूला क्या होता है? B² इक्वल A इंटू में C, याद रखना। तो B की जगह में क्या है 40, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 बराबर A इंटू C। A का मतलब है 16 और यहाँ पर हो जाएगा x, x लिख दो, 16 से 16 कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर आ जाएगा 100। आप ये मत सोचना कि 0 0 बचा तो कुछ नहीं बचा, नहीं, इंटू में 1 होता है। तो x क्योंकि 1600 को लिख सकते हैं 16 इंटू 100, तो x की वैल्यू 100 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दे के रखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों इंटरनेट। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है हमारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि हमारे देश के प्रथम कौन थे? ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और इसमें क्या करा है, देखने में आपको चिरकुट लग रहा होगा, आप बोरिंग समझते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन देखो 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक तरह से एक समान है और एक असंगत है, यानी कि इनमें से चारों में से कोई एक अलग है। उस विकल्प का चयन करें जो शेष विकल्प से असंगत है, यानी कि अलग है। ठीक है भाई, मान लिया इसमें। तो देखो पाई जो होता है, पाई का मान होता है 22/7। अगर आप इसको लगातार काटते जाएंगे 3 1 4 5, तो ऐसे करके कटेगा नहीं, कभी अनंत तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो √3 की जो वैल्यू होती है वो भी अनंत तक जाती है। वैसे यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू आती है, देखो इनमें से एक याद रखना, जो भी आएगा नंबर वो रिपीट नहीं होता सेम नंबर, तो सारे के सारे अलग नंबर मिलेंगे आपको आगे जो जाएंगे। √3 में भी सेम होगा, अलग अलग नंबर मिलेंगे सारे। यहाँ पर भी देखो 0.120 1200 आ गया है, तो अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखो दूसरे वाले में जो 45 लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा 0.1245 लिखा हुआ है, इसमें भी अनंत तक जाएगा लेकिन रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी नंबर के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 45 पॉइंट लगा के 45 45 45 ऐसा रिपीट होके आता जाएगा। तो देखो सब में अलग अलग आ रहा था नंबर, इसमें सेम नंबर आ रहे हैं, तो बस ऑप्शन हमारा दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसको देखो 2015 का है। अब आप ये मत सोचना कि 2015 क्यों पूछ लिया, 2021 में तो पेपर हो रहा था। तो देखो इसका कोई रीजन होगा, रीजन क्या है देखते हैं। असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था? तो अटल पेंशन योजना चलाई गई थी, ऑप्शन दूसरी वाली। अब ये इसलिए पूछ लिया गया है दोस्तों क्योंकि ये अभी तक योजनाएं चल रही हैं, तो जब योजना लगातार रनिंग में है तो इनको पूछा ही जा सकता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री हमारे चेंज हो जाएंगे तो उनकी सारी योजनाएं भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनकी अपनी योजनाओं को लेकर के वो भाग जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नई सरकार बनती है
तो उन्हीं को कह सकते हो कि उन्हीं की चमचागिरी करी जाती है, बस ये समझो धीरे से, ठीक है। तो कुल मिला के उन्हीं की योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। जब वो हट जाएंगे तो उनकी योजनाएं भी खत्म, जो नया आएगा उनकी योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप याद रख लो, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इंडिया गेट जो बनाया था उसका जो डिजाइन दिया था वो एडविन लुटियंस ने दिया था। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कब का रिपीटेड है? तो ये 2016 में जो एनटीपीसी हुआ था उसका रिपीटेड है, क्योंकि मैंने 2016 के बहुत सारे सेट लगाए हुए हैं, तो उसमें हमें मिला था ये क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन है? तो ये है 7, ठीक है। इनको भी आप याद रखना, पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि √30 प्लस √11 का होल स्क्वायर एक डैश है। तो देखो ये इनका अगर होल स्क्वायर करके सॉल्व भी करोगे ना आप, तो भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो ए को मान लो, इसको मान लो ए, इसको आप मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab का मतलब 2 और a का मतलब √3 और इसका मतलब √11, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये तो 11 हो जाएगा, प्लस का रूट ये जो बचेंगे ना ये वाले, तो ये तो परिमेय ही रहेंगे ना, माफ कीजिएगा अपरिमेय ही रहेंगे, तो इस वजह से पूरी की पूरी संख्या भी अपरिमेय ही कहलाएगी। तो इस वजह से ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था सी लीनियस, यानी कि पूरा नाम इनका कैरोलस लीनियस ने दिया हुआ था दोस्तों। तो देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा होमो और सैपियंस, तो होमो यानी कि किसी का भी जो पहला वर्ड होता है वो उसका क्या बताता है? ये बताता है उसकी जाति के बारे में, और अगला बताता है उसके वंश के बारे में, ये भी याद रखना। तो माफ करिए मैंने इसको उल्टा बता दिया है। तो यहाँ पर जो पहला होता है ये होमो जैसे लिखा है, तो पहला वर्ड जो होता है वो बताता है किसी भी जीव के वंश का नाम बताता है, तो ये होता है वंश और ये होता है इसकी जाति, ठीक है, याद रखना आप। तो पहला वाला वंश होता है और दूसरा वर्ड जो होता है उसकी जाति को बताता है, और तीसरा जो होता है देखो यहाँ पर नहीं देख रखा है, लेकिन तीसरा जो होता है वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने उसको खोजा था या उसने नाम दिया हुआ था। जैसे मान लो होमो सैपियंस मान लो कि सी लीनियस ने दिया था, तो पूरा नाम इसका हो जाएगा होमो सैपियंस सी, ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है, तो वो भी जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है लॉस बनोस, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कराया है √7 प्लस √9 और ऐसे करके दे रखा है, इसकी मान बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो ये लिखा है a प्लस का b और दूसरा लिखा है a माइनस का b दे के रखा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। तो ठीक वैसे यहाँ पर लिखो a का स्क्वायर यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस का 9, √9 लिखा है, √9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 को √7 करेंगे तो 7 माइनस √9 का 9 हो जाएगा, 7 में 9 गया तो माइनस का 2 आएगा, सही उत्तर हमारा -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा है? डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है भाई, मान लिया इसको। अब देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। अब देखो 21 का दोगुना 42, 42 का दोगुना 84, वैसे देखो 9 का दोगुना 18 और 18 दूनी 36, यानी कि दोगुना दोगुना किया गया है। तो आप बताओ 18 का दोगुना क्या होता है? 36, तो यहाँ पर आना चाहिए क्या? 36 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर, और 36 का दोगुना 72 होता है, तो हमारा आएगा जो फिल करेंगे वो हो जाएगा 36, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अगला देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में दोस्तों, ऑप्शन सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कई सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये तो कानपुर में ही हमारे हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। चीनी अनुसंधान कहाँ पर है? ये पूछ लिया जाता है। तो ये सारे जितने भी अनुसंधान है मुख्यालय हैं, ये आप एक बार जरूर ध्यान दे देना,
हो सकता है कि क्वेश्चंस रिपीट होकर के 1-2 बार आ जाएँ। हालाँकि बहुत फिक्स नहीं होता कि हर एक सेट में आता है, लेकिन ज़्यादातर सेट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो क्यों आप गलती करें? क्योंकि आपको तो एक सीट पक्की करनी है, तो आपको ये भी पढ़ना ही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो हम अगले पार्ट में ले लेंगे और अगली पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगले पार्ट के नाम से। उस पे क्लिक करके इसके आगे के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो अपनी बात ज़रूर कहिए। हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से पता होगा कि जो लोगों ने कमेंट्स करा था अब तक या किसी भी वीडियो में, हमने उनको रिप्लाई ज़रूर दिया है। आप देख सकते हैं और जिसका रिप्लाई नहीं मिला तो आप बता भी सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई हो जिसको रिप्लाई हमने ना दिया हो, सभी को रिप्लाई दिया है। चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेश्चंस ला रहे हैं ये रियल क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे हैं। आपको शिफ्ट भी क्वेश्चन पेपर भी पूरा दिखा दिया कि वो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैथ की बहुत सारी क्लासेस हम करवा चुके हैं, तो मैथ की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, वहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए हमारे, वहाँ पर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी गणित के नाम से या गणित वीडियोस के नाम से। तो उस पे क्लिक करेंगे तो जो चैप्टर्स हमने करवाए सारे खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो जो भी आप पार्ट देखना चाहते हैं आसानी से उनको देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए और उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।